नमस्कार, मिशन सर्च नेटवर्क न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनू वशिष्ठ। खबरों की शुरुआत करते हैं प्रदेश की मुख्य खबरों से। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने विधानसभा उपचुनावों को लेकर कहा कि हमारी सरकार की योजनाओं को लेकर कार्यकर्ता घर घर पहुंचेगा, निचले स्तर तक योजनाओं को पहुंचाएगा, पूरी पार्टी को एकजुट करके पूरी ताकत के साथ क्षेत्र में लगाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा उपचुनाव जरूर जीतेगी। राज्यसभा चुनाव को लेकर राठौड़ ने कहा कि इस बारे में कोर कमेटी अपना प्रस्ताव केंद्रीय नेतृत्व को भेजेगी। केंद्रीय नेतृत्व राज्यसभा टिकट को लेकर फैसला लेगा। उन्होंने राज्यसभा में जया बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच के विवाद को लेकर कहा कि यह विवाद फिजूल है। विपक्ष का इस बारे में सियासत करना ठीक नहीं है। सरनेम को लेकर विवाद अनावश्यक है। जयपुर में एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगी की घटना सामने आई है। साइबर ठगों ने युवक को 8 दिन तक साइबर अरेस्ट करके रखा और 712 करोड़ की टेरर फंडिंग में फंसाने की धमकी देकर 4.55 लाख ठगे। ठगों ने खुद को आरबीआई, सीबीआई, ईडी अधिकारी बताया। जानकारी के अनुसार 1 अगस्त को दोपहर में पीड़ित युवक के पास फोन आया था। उसके बाद युवक के नंबर पर अलग अलग जांच एजेंसियों के नाम पर फर्जी कॉल आए। 8 दिन तक चले घटनाक्रम की युवक ने किसी को जानकारी नहीं दी और वो डिजिटल अरेस्ट कर साइबर ठगी का शिकार हो गया। अब रुक करते हैं देश की खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायनाड में भूस्खलन से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। पीएम मोदी ने भूस्खलन प्रभावित गांवों का जमीनी दौरा कर वहां चल रहे इवैक्यूएशन ऑपरेशन के संबंध में रेस्क्यू टीमों से जानकारी ली। इससे पहले पीएम मोदी सुबह केरल पहुंचे। उन्होंने वायनाड में राहत और पुनर्वास प्रयासों की समीक्षा की और अस्पताल का दौरा कर घायलों के इलाज की जानकारी ली। गत 30 जुलाई को केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन से जिले में 400 से अधिक लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए। वायनाड भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा बढ़ाने की विपक्ष की मांग के बीच पीएम मोदी वायनाड पहुंचे थे। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की निर्मम हत्या का मामला गरमाया हुआ है। इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने का ऐलान किया है। उन्होंने दोषी के लिए फांसी की सजा की मांग की। भाजपा इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रही है। महिला डॉक्टर का शव मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल से मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। हत्याकांड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे मेडिकल छात्रों ने कहा कि वे इस हत्याकांड से हैरान हैं। महिला डॉक्टर की उसके ही संस्थान में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। अब बात करते हैं अर्थ जगत की ओर। देश में तिलहनों के बाजार में मजबूती दिखाई दे रही है। खाद्य तेल और तिलहन के मार्केट में सोयाबीन, सरसों और बिनोला के तेल के दाम में मजबूती दर्ज हुई। इसके अलावा मूंगफली तेल, सोयाबीन, तिलहन, पामोलिन और पाम तेल की कीमत अपरिवर्तित रहे। देश में तिलहन का उत्पादन करने वाले किसानों का कहना है कि विदेशों से आने वाले सस्ते तेलों के कारण देश के किसानों को नुकसान हो रहा है। फिलहाल देश में तिलहन उद्योगों की हालत खराब चल रही है। देश में खाद्य तेलों के आयात के कारण घरेलू तिलहन उद्योगों को संचालित कर रहे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। खाद्य तेलों का आयात वर्ष 2021 में 130.68 लाख टन रहा। वह गत वर्ष 2023 में 158.37 लाख टन तक पहुंच गया। सरकार निर्यातकों, एमएसएमई और उद्यमियों को विदेशों में भारतीय मिशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों और अन्य साझेदार सरकारी एजेंसियों सहित विभिन्न स्टेक होल्डर से जोड़ने के लिए व्यापार कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में कहा कि यह प्लेटफॉर्म दुनिया के विभिन्न हिस्सों में होने वाले व्यापार कार्यक्रमों, भारत के मुक्त व्यापार समझौतों के कारण उपलब्ध लाभों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सूचनाओं और आंकड़ों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। और अब चलते हैं खेल जगत की ओर।
भारत को पेरिस ओलंपिक के 15वें दिन महिला पहलवान रितिका हुड्डा के बेहतर प्रदर्शन से एक और पदक की उम्मीद जगी है। रितिका महिलाओं की 76 किलोग्राम वर्ग फ्रीस्टाइल कुश्ती में क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने हंगरी की बर्नाडेट नेगी को तकनीकी श्रेष्ठता पर 12-2 से हरा दिया। अब रितिका किर्गिस्तान की पहलवान आईपेई मेदेतकीजी से क्वार्टर फाइनल में भिड़ेंगी। उधर रात 9:30 तक खेल पंचायत CAS विनेश मामले पर फैसला सुना सकता है। विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम महिला फ्रीस्टाइल कुश्ती के फाइनल में जगह बनाने के लिए संयुक्त रजत पदक से सम्मानित किए जाने की अपील की थी। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवानों के लिए वजन मेंटेन रखना बड़ी चुनौती बना हुआ है। अमन सहरावत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में कांस्य पदक जीता, लेकिन इस मुकाबले में पहले उन्हें रात भर वजन कम करना पड़ा। विनेश फोगाट की तरह पुरुष पहलवान का भी वजन बढ़ गया था। आखिर सेशन के अंत तक अमन का वजन 900 ग्राम ज्यादा था। इसके बाद उन्हें मसाज दी गई और फिर कोचों ने उन्हें हल्की जॉगिंग करने के लिए कहा। सुबह 4:30 पर अमन का वजन 56.9 किलोग्राम था, जो कि उनकी कैटेगरी से 100 ग्राम कम था। वजन कम होने के बाद कोच और पहलवान ने राहत की सांस ली। खबरों के अंत में बात करते हैं विदेश की खबरों पर। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के बाद भी हंगामे का दौर अभी थमा नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य न्यायाधीश और अपीलीय विभाग को दोपहर 1 बजे तक इस्तीफा देने की चेतावनी दी। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश आबिदुल हसन ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर तय किए गए समय तक सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों ने इस्तीफा नहीं दिया तो उनके घरों का घेराव किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश आबिदुल हसन को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का विश्वास पात्र माना जाता है। वहीं प्रदर्शन के चलते बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश ने भी शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों के साथ प्रस्तावित अदालती बैठकों को स्थगित कर दिया। गाजा में एक स्कूल पर हुए हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। इस हमले का आरोप इजराइल पर लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस स्कूल में विस्थापित शरणार्थियों ने शरण ली हुई थी। इजरायली सेना ने बयान जारी कर कहा कि उन्होंने हमास के कमांड सेंटर को निशाना बनाया था। गाजा सिटी के अल सहाबा इलाके के अल तैबिन स्कूल को निशाना बनाया गया। यह इजरायली हवाई हमला तब हुआ जब लोग फर्ज की नमाज पढ़ रहे थे। इजरायली सेना ने कहा कि आतंकी आम लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।